हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आइए चुंबकत्व तथा द्रव्य का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, अर्थ मैग्नेटिज्म, पृथ्वी का चुंबकत्व, इसका अध्ययन करते हैं। अर्थ मैग्नेटिज्म का अध्ययन करने से पहले हमको पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति की भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, तब हम इस पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में जानकारी लेंगे। भौगोलिक स्थिति से भी पहले कुछ बेसिक बातों का थोड़ा सा जिक्र करना यहां पर आवश्यक है। पृथ्वी के चुंबकत्व का अर्थ हुआ चुंबकीय गुण। पृथ्वी में कौन कौन से चुंबकीय गुण हैं, उसको कहते हैं भूचुंबकत्व, मीन्स अर्थ मैग्नेटिज्म। और इस पृथ्वी के चुंबकीय गुणों को कुछ प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर स्पष्ट किया गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी पृथ्वी एक प्रकार से एक बहुत बड़े चुंबक की भांति व्यवहार करती है, और वो जो बहुत बड़ा चुंबक होगा वो पृथ्वी के केंद्र में, मतलब उसके गर्भ में होगा, और जिसका दक्षिणी ध्रुव कहाँ को होगा, भौगोलिक उत्तर की ओर, और उत्तरी ध्रुव कहाँ होगा, भौगोलिक दक्षिण दिशा में होगा। ऐसा कि भाई पृथ्वी अपने आप में एक बहुत बड़ा चुंबक है, मतलब चुंबकीय गुणों को प्रदर्शित कर रहा है। चुंबकीय गुणों को प्रदर्शित करने का मतलब पृथ्वी को हम एक पूरा अपना चुंबक मानेंगे, एक बहुत बड़ा चुंबक मानेंगे, और वो चुंबक पृथ्वी के केंद्र में स्थित होगा, और उस चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण दिशा में और दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा में होगा। ऐसा क्यों होगा, इन बातों का पता लगाने के लिए कुछ तथ्यों का अध्ययन करते हैं। जैसे पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस करा था इस बात का कि जब हम किसी चुंबक को, चुंबकीय सुई को, दंड चुंबक को या धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं और जो क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र होती है, तो हम पाते हैं कि वह घूमी और कुछ समय के बाद वह एक निश्चित दिशा में रुक जाती है। और किस दिशा में वो रुकती है? हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। उसका एक सिरा उत्तर की तरफ रह जाता है और दूसरा सिरा कहाँ को रह जाता है, कहाँ को ठहरता है, दक्षिण दिशा में। उसको फिर से घुमा के छोड़ दीजिए, वो क्षैतिज तल में घूमेगी, फिर से उस दिशा में ठहर जाती है, मतलब उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहर जाती है। इससे इस बात की पुष्टि हो गई, क्योंकि चुंबक के गुणों का अध्ययन करा था हमने। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, और दो चुंबकों के विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण बल और समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। आदि गुणों का अध्ययन किया था। जब किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा में ठहर रहा है, तो उत्तर दिशा में इसलिए ठहर रहा है, भौगोलिक उत्तर दिशा में ठहरने का अर्थ हो गया कि पृथ्वी का चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव उत्तर दिशा में, और पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव दक्षिण दिशा में है। इसलिए चुंबक का दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव कहाँ रुकता है, उत्तर दिशा में, और दक्षिणी ध्रुव कहाँ रुकता है, दक्षिण दिशा में। एक तो इस बात की जानकारी हमको है कि हमेशा चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में इसलिए ठहरेगा। इसका अर्थ हो गया कि पृथ्वी का जो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है वो दक्षिण दिशा में होगा, और पृथ्वी के चुंबक का दक्षिणी ध्रुव उत्तर दिशा में होगा। इसलिए चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में। दूसरा, प्रैक्टिकली हम ऐसे भी यह सिद्ध कर सकते हैं कि जब हम एक लोहे की छड़ या लोहे की एक कील पृथ्वी के अंदर
उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रखते हुए मिट्टी के अंदर दबा दें, गाड़ दें, और कुछ समय के बाद उसको निकालने के बाद उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। तो यह तभी संभव है जब पृथ्वी अपने आप में एक प्रबल चुंबक होगा। इसका मतलब पृथ्वी का चुंबकत्व है। ऐसे ही किसी दंड चुंबक की बल रेखाएं खींचने पर उदासीन बिंदु, हमने NN और NS चुंबकीय बल रेखाओं का अध्ययन पिछले लेक्चर में किया था। किसी चुंबक के कारण चुंबकीय बल रेखाओं को हमने खींचा था। दो प्रकार से खींचा था। जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर रख करके बल रेखाएं खींच रहे थे तो उदासीन बिंदु मिल रहे थे। कहाँ मिल रहे थे? चुंबक के निरक्ष में, इक्वेटर पर। और जब चुंबक का दक्षिणी ध्रुव उत्तर की ओर NS बल रेखाएं, उसको कह रहे थे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव उत्तर दिशा में रख करके बल रेखाएं खींच रहे थे, तो उनको कह रहे थे हम NS बल रेखाएं। तब उदासीन बिंदु कहाँ मिल रहे थे? चुंबक के अक्ष में मिल रहे थे। उदासीन बिंदु तभी मिलेंगे जब चुंबक के कारण उदासीन बिंदुओं पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उतना ही चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के कारण भी उस स्थान पर हो और विपरीत हो। वो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे तो उदासीन बिंदु मिल जाएंगे, न्यूट्रल पॉइंट्स मिल रहे थे। तीसरी बात होगी। और चौथी बात, और एक बात का हम पता लगाते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, फिर अर्थमैग्नेटिज्म में आएंगे। इन सब बातों को आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे बनाना चाहें वो बना सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक जानकारियां हैं। अर्थमैग्नेटिज्म के लिए कहां से नोट्स बनाने हैं ये मैं आपको बताऊंगा। जिन बच्चों को ये जानकारी लेनी होगी, जो अपना नॉलेज ज़्यादा रखना चाहेंगे, वो नोट्स बना सकते हैं, इसको भी उतार सकते हैं। शेषों के लिए ये जरूरी नहीं है। चौथी बात का और पता लगाते हैं। आइए देखिए, चौथी बात का पता लगाते हैं। जब हम पृथ्वी के चारों ओर, मतलब पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर हम एक चुंबकीय सुई को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं जो ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो, तो हम पाते हैं कि उस चुंबकीय सुई का अलग अलग स्थानों पर व्यवहार अलग अलग होता है। जब कभी भी चुंबकीय सुई को ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए इस प्रकार से लटकाया जाए कि वह ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो, तो पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर उस चुंबकीय सुई का व्यवहार क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। इसको जरा ध्यान से समझिएगा, अभी मैं डायग्राम में आऊंगा। पृथ्वी के दो स्थानों पर तो चुंबकीय सुई क्या हो जाती है? पृथ्वी तल के पूर्णतः ऊर्ध्वाधर बिल्कुल खड़ी हो जाती है। और शेष दो स्थानों पर चुंबकीय सुई क्या हो जाती है भाई? पृथ्वी तल के क्षैतिज हो जाती है, समांतर हो जाती है। पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय सुई को घुमाएं ले जाएंगे, उसके व्यवहार को देखेंगे कि दो स्थानों पर, किन्हीं दो स्थानों पर तो चुंबकीय सुई पृथ्वी तल के ऊर्ध्वाधर हो गई है, और शेष दो स्थानों पर चुंबकीय सुई कैसी होगी? पृथ्वी तल के क्षैतिज हो गई है। अब यहां आने से भी पहले हम सबसे पहले पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। देखो, हमने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है कि पृथ्वी गोल है और किली पर झुकी हुई है, और दो स्थानों पर दबी है। ये देखिए, ये जहां पर दबी हुई है, जिन दो स्थानों पर, उनको कहते हैं उत्तर और दक्षिण दिशा। इसको भौगोलिक उत्तर कह देते हैं और इसको कह देते हैं भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी दो स्थानों पर जो दबी हुई है, नारंगी की तरह है, दो स्थानों पर दबी है, वो भौगोलिक ध्रुव हो गए।
और भौगोलिक ध्रुवों को मिलाते हुए हमने एक रेखा खींच दी, तो ये रेखा कहलाती है भौगोलिक अक्ष। भूगोल की दृष्टि से भौगोलिक अक्ष सबकी समझ में आ गया होगा। भौगोलिक ध्रुवों को मिलाते हुए खींची गई रेखा को हम भौगोलिक अक्ष कहेंगे, ज्योग्राफिकल एक्सेस वाई। और इस भौगोलिक अक्ष के लंबवत पृथ्वी के केंद्र से एक लंब रेखा खींचेंगे। भौगोलिक अक्ष के लंबवत एक रेखा खींचेंगे जो पृथ्वी के केंद्र से होकर के गुजरेगी, उसको हम कह देंगे भौगोलिक निरक्ष, ज्योग्राफिकल इक्वेटोरियल लाइन हुई। मतलब पूरब पश्चिम को मिलाते हुए खींची गई रेखा इक्वेटोरियल लाइन है, और उत्तर दक्षिण को मिलाते हुए खींची गई रेखा भौगोलिक अक्ष है। भौगोलिक ध्रुवों को मिलाते हुए खींची गई रेखा भौगोलिक अक्ष, और भौगोलिक अक्ष के लंबवत पूरब पश्चिम की ओर खींची गई रेखा भौगोलिक निरक्ष। मीन्स भौगोलिक अक्ष को हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? ज्योग्राफिकल मेरिडियन। और भौगोलिक निरक्ष को क्या कहेंगे? ज्योग्राफिकल इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोर कहलाता है। अब आते हैं चुंबकीय सुई। हम पृथ्वी के चारों ओर भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव से लेकर के उत्तरी ध्रुव और फिर पूरब में आएंगे, और फिर वही भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव पर आ जाएंगे चुंबकीय सुई को लेके। जब हम पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर चुंबकीय सुई को ले जाएंगे तो दो स्थानों पर, एक तो कहीं भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के आसपास और एक कहीं भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव के आसपास, उससे कुछ हटते हुए। इन दो स्थानों के पास भौगोलिक उत्तरी ध्रुव से थोड़ा हटके और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव से थोड़ा हटके हमको दो स्थान ऐसे मिलेंगे जहां पर चुंबकीय सुई पृथ्वी तल के ऊर्ध्वाधर होगी, खड़ी वर्टिकल हो जाएगी। और उस सुई का यहां नॉर्थ की तरफ नॉर्थ पोल पृथ्वी की ओर होगा, और यहां दक्षिणी ध्रुव पर साउथ पोल इसकी ओर होगा। इन दो स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी तल के ऊर्ध्वाधर मीन्स वर्टिकल हो जाएगी। यही कहलाएंगे, ये दो बिंदु कहलाएंगे चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव से हट करके थोड़ा सा चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। ऐसे ही भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, इससे थोड़ा हट करके चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। अब शेष दो स्थानों पर आएंगे, एक तो कहीं पश्चिम के आसपास और एक कहीं पूरब के, एक ईस्ट पे के आसपास और दूसरा वेस्ट के आसपास। इन दो स्थानों पर, पृथ्वी के इन दो स्थानों पर चुंबकीय सुई पूर्णतः पृथ्वी तल के क्षैतिज हो जाएगी। इन दो बिंदुओं को मिलाते हुए हम रेखा खींच देंगे, ये चुंबकीय निरक्ष। इन दो स्थानों को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे चुंबकीय निरक्ष, जो कहाँ है? पूरब और पश्चिम के आसपास हैं। और चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए हम रेखा खींच देंगे, तो उसको हम कहेंगे चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय ध्रुवों को मिलाते हुए खींची गई रेखा चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय अक्ष। और चुंबकीय अक्ष के लंबवत चुंबकीय निरक्ष। चार चीजें होगी भाई। भौगोलिक ध्रुव और भौगोलिक ध्रुवों को मिलाते हुए खींची गई रेखा भौगोलिक अक्ष, भौगोलिक अक्ष के लंबवत भौगोलिक निरक्ष। ठीक ऐसे ही चुंबकीय ध्रुवों को मिलाते हुए, चुंबकीय ध्रुवों को कैसे पता कराएंगे कि हम पृथ्वी के चारों ओर एक चुंबकीय सुई को ले जाएंगे, उस चुंबकीय सुई का व्यवहार देखेंगे। जिन दो स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी तल के ऊर्ध्वाधर होगी,
मतलब वर्टिकल हो जाएगी। वही दो बिंदु होंगे, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, उनको मिलाते हुए रेखा खींच देंगे तो चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय अक्ष के लंबवत कहीं पूरब पश्चिम के आसपास से होते हुए जो पृथ्वी के केंद्र से गुजरेगी, मतलब चुंबकीय अक्ष के लंबवत रेखा होगी चुंबकीय निरक्ष, मैग्नेटिक इक्वेटोर, ये मैग्नेटिक इक्वेटोर। अब ये पृथ्वी की स्थिति होगी भाई। अर्थ के बारे में हमने जब ग्रेविटेशन 11th क्लास में पढ़ा था, गुरुत्वाकर्षण पूरा चैप्टर था, वहाँ पर पृथ्वी के बारे में बहुत सारी जानकारी ली थी। पृथ्वी का आकार कैसा है, पृथ्वी की रेडियस कितनी है, घूर्णन काल कितना है, और सूर्य के चारों ओर कितने समय में चक्कर लगाती है, कैसे घूमती है, अक्ष में कैसे घूमती है, घूर्णन अक्ष क्या हो गया, ये है इसका रोटेशनल अक्ष। और ये हमेशा कैसे रोटेट करती है, पश्चिम से पूरब की ओर इस दिशा में रोटेट करती है, और घूर्णन अक्ष गुजरता है उत्तर दक्षिण दिशा को मिलाते हुए जो रेखा खींची है वो घूर्णन अक्ष। तो घूर्णन काल क्या था, यह आदि आदि सब कुछ हमने पढ़ा हुआ था। अब हम जब स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई का व्यवहार पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, तो इससे भी पता चल जाता है कि पृथ्वी वास्तव में अपने आप में एक पूर्ण चुंबक होती है। और ये चुंबकीय सुई पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न कोण बनाते हुए रुकती है। चुंबकीय ध्रुवों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी तल के लंबवत होती है, 90 अंश का कोण बनाती है इन दो स्थानों पर, और चुंबकीय निरक्ष के दो स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी तल के क्षैतिज हो जाती है, 0 अंश का कोण बनाती है। शेष चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और कहीं पूरब के आसपास शेष स्थानों पर ये चुंबकीय सुई विभिन्न कोण बनाते हुए रहती है, मतलब 0 और 90 अंश के बीच झुकी रहती है। तो ये हो गया पृथ्वी का चुंबकीय व्यवहार। कुछ तथ्यों के आधार पर हमने पृथ्वी के चुंबकीय व्यवहार का अध्ययन करा। पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष क्या है, भौगोलिक ध्रुव क्या है, चुंबकीय ध्रुव क्या है, चुंबकीय अक्ष क्या है, चुंबकीय निरक्ष क्या है, आदि आदि की थोड़ी सी हमने बेसिक जानकारी ली। आइए आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो इससे यह निश्चित हो गया कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक ध्रुवों के संपाती नहीं है भाई, मतलब भौगोलिक ध्रुवों के सीध में नहीं है। यदि हम पृथ्वी को अपने आप में एक पूर्ण चुंबक मानेंगे, वो पृथ्वी के केंद्र में होगा, जिसका दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की तरफ को होगा, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव इसको हम कहेंगे, और इसका नॉर्थ पोल कहाँ होगा, कहीं साउथ की तरफ। इसका मतलब पृथ्वी के भौगोलिक दक्षिण से, क्योंकि दक्षिण दिशा में नॉर्थ पोल है, भौगोलिक दक्षिण दिशा से भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है चुंबकीय बल रेखाएं कहां से निकलती हैं, उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव पर प्रवेश करती हैं, और ये दक्षिण से निकलेंगी तो पृथ्वी तल के लंबवत निकलेंगी, और फिर वापस लूप बनाते हुए कहां, यहां साउथ पोल की तरफ इंटर करेंगे, पृथ्वी तल के लंबवत इंटर करेंगी। तो ये हमको पता हो गया कि पृथ्वी अपने आप में एक पूर्ण चुंबक है, जिसको हम एक दंड चुंबक की तरह मानेंगे, और वो पृथ्वी के गर्भ में होगा, जिसका साउथ पोल कहीं नॉर्थ डायरेक्शन में होगा और नॉर्थ पोल कहीं साउथ दिशा में होगा, भौगोलिक दक्षिण की तरफ होगा। चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक ध्रुवों से हटे हुए भी होंगे, और ये जो हटे हुए होंगे, ये जो कोण होगा, ये लगभग भौगोलिक अक्ष और भौगोलिक निरक्ष के बीच का जो एंगल होगा, ये
अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं 11.5 अंश, 11.5 अंश के आसपास है। और कुछ बुकों में तो यहां तक लिखा होगा कि ज्यों-ज्यों समय बढ़ता जाएगा ये चुंबकीय ध्रुवों की स्थिति भौगोलिक ध्रुवों से लगातार बदलती रहेगी। कुछ बुकों में तो आपको ये 17 अंश, 18 अंश से लेकर के 20 अंश तक भी मिलेगा, परंतु एनसीईआरटी बुक में फिलहाल 11.3 डिग्री झुकाव दिखाया गया है। एनसीईआरटी बुक को भी काफ़ी समय हो गया, 8-10 साल पुरानी बुक है। नई बुक में हो सकता है संशोधन हो। तो आप ये मान के चलिए कि चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष एक दूसरे से 11.5 अंश के कोण पर हैं और ये स्थिति लगातार समय के साथ बदलेगी। अब हमको ये पता हो गया कि भौगोलिक ध्रुव क्या है, भौगोलिक अक्ष क्या है, चुंबकीय ध्रुव क्या है, चुंबकीय अक्ष क्या है, चुंबकीय निरक्ष क्या है और भौगोलिक निरक्ष क्या है। भौगोलिक निरक्ष ऐसे ये चुंबकीय निरक्ष। अब ध्यान ये रखिएगा कि जो जोग्राफिकल एक्सेस होता है उससे उस जोग्राफिकल मतलब भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाले खड़े तल को, ऊर्ध्वाधर तल को, वर्टिकल प्लेन को हम भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। सिमिलरली चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले खड़े तल को, ऊर्ध्वाधर तल को, वर्टिकल प्लेन को हम क्या कहेंगे, चुंबकीय यामोत्तर। लिखूंगा अभी मैं, ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए ये हमारा ज्योग्राफिकल एक्सेस हो गया। ज्योग्राफिकल एक्सेस से क्या पास होएगा, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। सिमिलरली ये हमारा चुंबकीय अक्ष हो गया। चुंबकीय अक्ष चुंबकीय ध्रुवों से मिलाते हुए, और चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले वर्टिकल प्लेन को क्या कहेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन। ऐसे ही ये भौगोलिक निरक्ष, ये ज्योग्राफिकल इक्वेटर, और ये मैग्नेटिक इक्वेटर। ये चार चीजें याद रखना। अब ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रायः यह अनुमान लगाया जा रहा है या गया है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों की स्थिति लगातार बदल रही है और पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष के बीच लगभग 11.5 अंश का कोण है। ये मैं डिस्कस कर चुका हूं और जिसके भविष्य में और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि पृथ्वी के चुंबकत्व में, चुंबकीय गुणों में, मैग्नेटिज्म में कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, चेंजेज मिल रहे हैं। पृथ्वी के जिन दो स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी तल के समांतर होती है, वो दो स्थान कौन थे, पूरब और पश्चिम की तरफ थे। उन दो स्थानों पर सुई समांतर होती है, उनको मिलाते हुए जो हम रेखा खींचेंगे चुंबकीय निरक्ष। और जिन दो स्थानों पर चुंबकीय सुई ऊर्ध्वाधर होती है, वर्टिकल होती है, वो कहीं उत्तर और दक्षिण दिशा में मिल रहे थे, उनको हम कह देंगे क्या, उनको मिलाते हुए जो रेखा हम खींचेंगे वो मैग्नेटिक एक्सिस। ये बहुत छोटी छोटी चीजों की यदि आपको जानकारी हो गई हो तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले भौगोलिक अक्ष, वैसे तो डिस्कस कर दिया है, ये आपको चाहिए, ये नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, ये सब कुछ समझने की चीजें हैं भाई। ज्योग्राफिकल एक्सेस का मतलब भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए सीधी रेखा खींच दोगे, मतलब पृथ्वी का घूर्णन अक्ष हुआ है। घूर्णन अक्ष कहां से गुजरता है, उत्तर दक्षिण से होते हुए गुजरता है, तो ये भौगोलिक अक्ष हो गया, ज्योग्राफिकल एक्सेस हो गया। ऐसे ही चुंबकीय ध्रुवों को मिलाते हुए रेखा खींच देंगे तो चुंबकीय अक्ष हो गया, मैग्नेटिक एक्सेस कहलाएगा। और मैग्नेटिक एक्सेस और ज्योग्राफिकल एक्सेस लगभग 11.5 अंश पर झुके हुए हैं। अब आइए भौगोलिक निरक्ष, ज्योग्राफिकल इक्वेटर, ये चाहिए भाई हमको। भौगोलिक अक्ष के लंबवत खींची गई रेखा, मतलब पूरा पश्चिम की ओर खींची गई रेखा,
भौगोलिक निरक्ष ज्योग्राफिकल इक्वेटोर कहलाएगा। ऐसे ही चुंबकीय अक्ष के लंबवत परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो मैग्नेटिक इक्वेटोर होगा, परंतु सब पृथ्वी के केंद्र से होकर के जाएंगे भाई। आते हैं भौगोलिक, ये चाहिए आपको भौगोलिक यामोत्तर चाहिए, चुंबकीय यामोत्तर चाहिए, क्योंकि अर्थ मैग्नेटिज्म के एलिमेंट्स पढ़ेंगे तो भौगोलिक यामोत्तर चुंबकीय यामोत्तर आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। भौगोलिक यामोत्तर का मतलब हुआ भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाला खड़ा तल, ऊर्ध्वाधर तल, वर्टिकल प्लेन विच इज पासिंग थ्रू ज्योग्राफिकल एक्सेस। भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाले खड़े तल को, ऊर्ध्वाधर तल को हम क्या कह देंगे? भौगोलिक अक्ष कह देंगे। भौगोलिक यामोत्तर सबकी समझ में आ गया। ज्योग्राफिकल मेरिडियन का मतलब हो गया भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को हम भौगोलिक यामोत्तर कह देंगे। ठीक ऐसे ही चुंबकीय यामोत्तर मैग्नेटिक मेरिडियन, चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले खड़े तल को हम क्या कहेंगे? ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामोत्तर। ये देखिएगा, ये ज्योग्राफिकल एक्सेस है, इससे गुजरने वाले वर्टिकल प्लेन को भौगोलिक यामोत्तर, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, और ये मैग्नेटिक एक्सेस है, इससे गुजरने वाले वर्टिकल प्लेन को क्या कह देंगे? मैग्नेटिक मेरिडियन। ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन इसके वर्टिकल होगा और मैग्नेटिक मेरिडियन इसके वर्टिकल होगा, वर्टिकल प्लेन। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर यदि सबकी समझ में आ गए तो अब हम अर्थ मैग्नेटिज्म के पार्थिव चुंबकत्व के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयवों का अध्ययन करते हैं। सभी स्टूडेंट्स ये नोट्स बना लेंगे, ये डायग्राम सबका क्लियर होना चाहिए, ये सब देख लोगे, ये बना लेना, ये आपको चाहिए। और उसके बाद भौगोलिक यामोत्तर, चुंबकीय यामोत्तर और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयव, ये सभी नोट्स आप करेंगे। तो किसी स्थान पर, किसी भी स्थान पर, पृथ्वी के किसी भी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व के अध्ययन करने के लिए कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की, कुछ राशियों की आवश्यकता होती है। हाँ, तो हमको क्या, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का अध्ययन करने के लिए कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की आवश्यकता होती है। उन भौतिक राशियों को ही उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयव कहते हैं। और ये जो मेन एलिमेंट हैं ये तीन है भाई। भूचुंबकत्व के जो प्रमुख तत्व हैं तीन हैं। उन तीन तत्वों का अध्ययन करते हैं। वो तीन तत्व क्या क्या है? पहला तत्व दिक्पात कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहलाता है। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन का अर्थ हुआ जिस प्रकार से भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष एक दूसरे से हटे हुए हैं, कुछ कोण पर हैं। भौगोलिक अक्ष के लंबवत क्या गुजर रहा है? भौगोलिक यामोत्तर। भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल है भौगोलिक यामोत्तर, और चुंबकीय अक्ष के ऊर्ध्वाधर गुजरने वाला वर्टिकल प्लेन क्या कहलाएगा? चुंबकीय यामोत्तर। तो भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय दो एक लाइन का हो गया भाई। दिक्पात कोण का मतलब भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच बनने वाला छोटा कोण, न्यून कोण, ये कहलाता है दिक्पात कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ये देखिए, सपोज ये हमारा ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, ये वाला भौगोलिक यामोत्तर, और ये वाला है हमारा
सपोज ये वाला चुंबकीय यामोत्तर। तो इन दोनों प्लेनों के बीच जो एंगल है, ये दोनों प्लेन जिस एंगल पे झुके होंगे उसी को दिक्पात कोण कहते हैं। इसको डी से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है डी से, या डेल्टा, ये हो गया भाई एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। दूसरे एलिमेंट बात है, दूसरा एलिमेंट है हमारा नतिकोण या नमन कोण। इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप। अब हम क्या करते हैं, एंगल ऑफ डिप को जानने के लिए चुंबकीय यामोत्तर में एक चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं, फ्रीली हैंग कर देते हैं। कहाँ? मैग्नेटिक मेरिडियन में। ये ध्यान रखना है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है ये हमने पढ़ लिया है। और इस प्रकार से लटकाएं कि वो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमने के लिए क्या हो, फ्री हो। क्षैतिज दिशा मतलब चुंबकीय यामोत्तर में स्वतंत्रतापूर्वक लटकी हुई सुई हो और वह घूमने के लिए तो फ्री होगी ही होगी। तो एंगल ऑफ डिप का मतलब हो गया चुंबकीय यामोत्तर में स्वतंत्रतापूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष क्षैतिज के साथ, क्षैतिज दिशा के साथ जो जितना एंगल फॉर्म करेगी वही नतिकोण होगा। ये देखिए, ये एक मैग्नेटिक निडल है, ये मैग्नेटिक निडल है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन में लटकी हुई है और ये इस वर्टिकल से, हॉरिजॉन्टल से, क्षैतिज दिशा से इतना एंगल फॉर्म कर रही है, थीटा। क्षैतिज दिशा से कितना एंगल फॉर्म कर रही है, थीटा पर झुकी हुई है। माना इस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान है बीई, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बीई। तो ये चुंबकीय सुई क्षैतिज दिशा से कितने एंगल पे झुकी हुई है, कहां, चुंबकीय यामोत्तर में, वही नतिकोण होगा। और नतिकोण का मान कितना होता है भाई, 0 से लेकर के 90 अंश के बीच होता है। चूंकि हमने चुंबकीय सुई का व्यवहार पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अभी अध्ययन करा, आपने देखा चुंबकीय सुई को पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाएं तो आपने देखा, ये देखिए, ये देखिए चुंबकीय सुई क्या कर रही है भाई, ये देखिए यहाँ चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पर पृथ्वी तल के ऊर्ध्वाधर है और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव पर भी ऊर्ध्वाधर है। 2 स्थानों पर तो ऊर्ध्वाधर है, वर्टिकल है, और 2 स्थानों पर क्या है, कहीं पूरब और पश्चिम में क्षैतिज है, पृथ्वी तल के साथ क्षैतिज रह रही है। शेष स्थानों पर, इसका मतलब जहां पर वर्टिकल होती है चुंबकीय सुई ऊर्ध्वाधर हो जाती है, जिन 2 स्थानों पर, वहां पर नतिकोण होता है 90। ये ध्यान रखना, चुंबकीय ध्रुवों पर नतिकोण का मान 90 अंश होता है और चुंबकीय निरक्ष के 2 स्थानों पर नतिकोण का मान 0 होता है। शेष यहां से यहां तक 0 से बढ़ेगा 90 तक, फिर 90 से घटेगा 0, 0 से बढ़ेगा 90, 90 से घटेगा 0, मतलब शेष स्थानों पर 0 और 90 के बीच कुछ होगा। ये भी ध्यान रख लेना है आपको। तो क्या नतिकोण का मान क्या होता है भाई, चुंबकीय ध्रुवों पर बिल्कुल 90 होता है। शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नतिकोण का अधिकतम मान कितना होता है और वह मान कहाँ पर होता है। अधिकतम मान 90 डिग्री होता है, वो चुंबकीय ध्रुवों पर होता है, और चुंबकीय निरक्ष के 2 स्थानों पर जो लगभग पूरब और पश्चिम के आसपास हैं वो भी 11.5 अंश पर झुके रहेंगे। चुंबकीय जो निरक्ष, भौगोलिक निरक्ष और चुंबकीय निरक्ष है वो भी तो 11.5 अंश पर झुका होगा। तो इन 2 स्थानों पर 0 अंश होगा और शेष स्थानों पर नतिकोण का मान कितना होगा, 0 से 90 अंश के बीच होगा। ये ध्यान रख लेना है आपको। कितने एलिमेंट्स हो गए, 2।
एक क्या हो गया पहला एलिमेंट, दिक्पात का कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। भौगोलिक यामोत्तर व चुंबकीय यामोत्तर के बीच बना कोण, दो तलों के बीच का झुकाव। नतिकोण, चुंबकीय सुई चुंबकीय यामोत्तर में क्षैतिज दिशा से जितना कोण बनाती है वो नतिकोण। नतिकोण चुंबकीय ध्रुवों पर 90 और चुंबकीय निरक्ष पर 0, ये भी ध्यान रखना है। शेष स्थानों पर 0 और 90 के बीच। तीसरे एलिमेंट में आते हैं, देखिएगा तीसरा एलिमेंट है हमारा क्या, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये तीसरा एलिमेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है। यदि किसी स्थान पर नतिकोण कितना, अभी हमने देखा थीटा, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कितना है वहां पर बी, उस स्थान पर हम क्या करेंगे, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को घटकों में वियोजित कर देंगे। तो हमको दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक तो कॉस वाला कंपोनेंट और दूसरा साइन वाला कंपोनेंट। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा, जो क्षैतिज घटक होगा, उसको दिखाएंगे हम एच, एच इज इक्वल टू बी ई कॉस थीटा। और जो वर्टिकल वाला ऊर्ध्व कंपोनेंट, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट होगा ऊर्ध्व घटक, वो होगा जेड इज इक्वल टू बी ई साइन थीटा। ये देखिए इसमें हमने वर्टिकल और हॉरिजेंटल कंपोनेंट दिखा रखे हैं। इस स्थान पर नतिकोण थीटा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान बी, बी को इधर को कंपोनेंट में डिवाइड करो तो ये बी ई कॉस थीटा आ गया और इधर को बी ई साइन थीटा आ गया। ये ऊर्ध्व घटक हो गया चुंबकीय क्षेत्र का और ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक हो गया। आगे जब हम इंडक्शन पढ़ेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ेंगे, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजेंटल कंपोनेंट, इनका यूज करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण चीज है भाई, समझ लीजिए, डी क्वेश्चन बनाने में दिक्कत करेगा आपको। तो परंतु हम क्या कर रहे हैं, यहां पर क्षैतिज घटक का ज्यादा उस पर जोर दे रहे हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज इसका होता है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के दो कंपोनेंट मिल गए, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक। क्षैतिज का एच इज इक्वल टू बी कॉस थीटा और जेड इज इक्वल टू बी ई साइन थीटा। अब इन दोनों में, इससे और इससे देखिए, इस दो में एक को डिवाइड, दो में एक का भाग कर दीजिए, ये बट्टा ये कर दीजिए। तो बी ई साइन आई साइन थीटा बट्टा बी ई कॉस थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू जेड अपॉन एच। टेन थीटा इज इक्वल टू जेड अपॉन एच। थीटा क्या है, नतिकोण, एंगल ऑफ डिप। सो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स जेड अपॉन एच। ये तीसरी चीज आ गई। ठीक ऐसे ही इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, फर्स्ट एंड सेकंड रिलेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर कॉमन कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। तो क्या आ गया हमारे पास, बी ई स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस जेड। सो बी इज इक्वल टू रूट एच स्क्वायर प्लस जेड। बी ई क्या है, उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान है भाई, नेट मैग्नेटिक फील्ड है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट का वर्ग प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का वर्ग, क्योंकि हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो रिजल्टेंट ऐसा आता भी है। तो बी इज इक्वल टू रूट एच स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो किसी स्थान पर नतिकोण थीटा से हमने दिखाया है, आपकी एनसीईआरटी बुक में आई से दिखाया है, आई कैपिटल आई से, ये ध्यान रखिएगा, एक ही बात है। आप कैसे ही नोटेशन कैसे ही कर दीजिए। दिक्पात कोण डी ज्ञात हो तो हम क्या कर लेंगे, नतिकोण दिक्पात कोण ज्ञात हो तो उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण कर सकते हैं कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां को है। और साथ ही साथ यदि नतिकोण दिक्पात कोण और चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक मालूम हो तो उस स्थान पर हम
पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पूरा का पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उसकी डायरेक्शन कहाँ को है और उसका मान कितना है, ये सब जानकारी ले सकते हैं। इसी कारण इन तीन अवयवों को भूचुंबकत्व के या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयव कहते हैं भाई। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अर्थ मैग्नेटिज्म के एलिमेंट, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयव, इससे क्वेश्चन भी आते हैं। कितने अवयव हो गए? 3 अवयव, दिक्पात कोण, नति कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डेप्थ एंड हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये 3 एलिमेंट हो गए। इन 3 एलिमेंट जब हमको किसी स्थान पर मिल जाएंगे तो उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में हमें पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। इस चैप्टर में मैग्नेटिज्म एंड मैटेरियल मैटर, द्रव्य, इसमें देखिए हमने इस चैप्टर का मैक्सिमम पोर्शन पहले चैप्टर में ही पढ़ लिया था, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। परंतु इस चैप्टर में जो बचा भाग था, हमने 4 महत्वपूर्ण लेक्चर इसमें हमने दिए हैं। पहला हमने मैग्नेटिज्म से रिलेटेड बेसिक जानकारियां, उसके बाद हमने जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उस पर जानकारी ली, 4 के 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और तीसरा हमने क्या कि हिस्टेरियस लॉस क्या होता है, निग्राहिता क्या होती है, धारणशीलता क्या होता है, चुंबकन, विचुंबकन, स्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक, नरम लोहे के और स्टील के चुंबकीय गुण और विद्युत चुंबकों के उपयोग, ये सब जानकारियां ली। और इस लेक्चर में हमने अर्थ मैग्नेटिज्म के एलिमेंट्स का अध्ययन किया और थोड़ा सा ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग भी हमने अर्थ के बारे में जानकारी ली। क्योंकि जो फिजिक्स का कुछ भाग जो है ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है, जैसे ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। जब हमको ज्योग्राफी की जानकारी नहीं होगी तो हम गुरुत्वाकर्षण पूरा का पूरा नहीं समझ पाएंगे। ऐसे अर्थ मैग्नेटिज्म को समझने के लिए भी हमको पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन होना चाहिए। तो ये चुंबकत्व और द्रव्य, ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उन क्वेश्चंस को हम हल करेंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस को हल करेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हल करेंगे। आज के लिए इतना ही, शेष अगले व्याख्यान में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।